नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अफवाहों के बीच से खबर निकालना वैसे ही है जैसे भूसे में से गेहूं के दाने निकालना या अनाज के दाने निकालना। अफवाहों पर जो नेता, जो सरकार भरोसा करती है और उसमें से खबर खोजने की कोशिश नहीं करती है, वो अक्सर रास्ता भटक जाती है। ऐसी ही एक सरकार थी 80 के दशक में। नाम भी बताऊंगा और प्रधानमंत्री का भी नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक किस्सा। 1986 की बात है, 1986 की। एक रात राष्ट्रपति भवन का फ़ोन बजा। वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन हुआ करती थी। फ़ोन बजा और उधर से पूछा गया। जब फ़ोन उठाया तरलोचन सिंह ने, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके सहायक थे। तरलोचन सिंह ने फ़ोन उठाया तो उधर से पूछा गया कि ज़रा ये पता करके बताइए कि क्या राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी की सरकार यानी मेरी सरकार बर्खास्त करना चाहते हैं। जाहिर है कि कौन था दूसरी तरफ, आप समझ गए होंगे। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 412 सदस्यों के नेता थे, 412 लोकसभा सदस्यों के प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे। और ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के नेता रहे। और जब उनको इंदिरा गांधी ने 1982 में राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया, तो उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि इंदिरा जी के कहने पर मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ। परिवार के प्रति और पार्टी के प्रति किस तरह का समर्पण का भाव था ज्ञानी जैल सिंह का, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उनके राष्ट्रपति रहते हुए इंदिरा गांधी के बेटे और देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल पूछना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय, उस दौर में अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि किसी भी दिन, किसी भी समय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं और इस सरकार को यानी राजीव गांधी की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये जानने की कोशिश, देखिए, जब संवाद टूट जाता है तो बहुत सी झूठ बातें भी, गलत बातें भी सच लगने लगती हैं। ये वही दौर था जब देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री के बीच में संवाद टूट चुका था। दोनों के आपसी रिश्ते खराब हो चुके थे और इन रिश्तों को खराब करने में राजीव गांधी के करीबी लोगों का बड़ा योगदान था। आपको याद दिला दें, वैसे ये शायद याद होगा, लेकिन याद दिला दें कि जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय ज्ञानी जैल सिंह विदेश में थे। जैसे ही देश में लौट कर आए, तुरंत आते ही राजीव गांधी को शपथ दिला दी प्रधानमंत्री पद की। पहला उन्होंने नियम तोड़ा या कहें परंपरा तोड़ी। राजीव गांधी उस समय तक कांग्रेस संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए थे। जैल सिंह के सहायक ने उनसे कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी अभी तक कांग्रेस संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, आप उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए कैसे बुला सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये सब बातें छोड़ो। इंदिरा जी की ये अंतिम इच्छा थी, वो चाहती थी कि उनके बाद उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैंने राजीव गांधी को शपथ दिलाई प्रधानमंत्री पद की। राजीव गांधी कांग्रेस संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने के बाद चुने गए। अब आप देखिए इस देश में क्या क्या होता रहा है। जो लोग आज प्रोटोकॉल की, परंपरा की, नियमों की, संविधान के प्रावधानों की दुहाई देते हैं, उन्होंने क्या क्या किया अपने समय में, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। सरदार तरलोचन सिंह ने पता किया और पता करके प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं। राष्ट्रपति आपकी सरकार बर्खास्त करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये बात आई कैसे? ये बात आई अशोक सिंह, जो कांग्रेस के नेता थे और कानून मंत्री रह चुके थे किसकी सरकार में? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तीनों प्रधानमंत्रियों की सरकार में कानून मंत्री रह चुके थे। उनकी ओर से और इस अफवाह को, बल्कि खबर तो नहीं कहेंगे, इस अफवाह को और इस अभियान को की रणनीति बना रहे थे विद्याचरण शुक्ला।
जो असंतुष्ट नेताओं में थे कांग्रेस पार्टी के, राजीव गांधी से नाराज लोगों में थे। इन लोगों के जरिए ये अभियान चलाया जा रहा था कि राष्ट्रपति को चाहिए कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे। अब आप देखिए कि संवादहीनता से क्या क्या होता है। परंपरा ये है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है तो उनकी जो शोक सभा है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। इंदिरा गांधी की शोक सभा जो हुई उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने की। ये बात ज्ञानी जैल सिंह को जाहिर है कि अच्छी नहीं लगती। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में दंगे हो रहे थे, सिख विरोधी दंगे, बल्कि कहें सिखों का नरसंहार हो रहा था और इसी दिल्ली शहर में हो रहा था। इसके बावजूद 3 दिन तक राजीव गांधी ने सेना बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी। उनके परिवार के लोगों यानी दूर के रिश्तेदारों ने भी उनसे कहा, जो उनके करीबी थे, उन्होंने कहा कि इस सेना को बुला लेना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी जीवित होती और इस तरह की घटना होती तो उन्होंने सेना को बुला लिया होता। राजीव गांधी ने नहीं बुलाया। और राजीव गांधी का आपको याद होगा वो मशहूर डायलॉग, वो कथन कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो एक तरह से संकेत था कांग्रेस के जो लोग दंगे करवा रहे थे, हत्याएं करवा रहे थे, उनके लिए। तो स्थिति ये बन गई थी कि देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति का फ़ोन भी उठाने को तैयार नहीं थे। देश भर के जितने प्रमुख सिख नेता थे वो बार बार मदद के लिए, स्थिति को ठीक करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह को फ़ोन कर रहे थे कि आप राष्ट्रपति हैं, आपके पास अधिकार है, आपका प्रभाव है, आप इसको रुकवाइए। और राष्ट्रपति के पास एक ही समाधान था, एक ही तरीका था कि वो प्रधानमंत्री को कहें कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो बात भी करने को तैयार नहीं थे। तो बेचारगी की हालत जो ज्ञानी जैल सिंह की थी उसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं इस समय, कि देश का राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पा रहा है, उस प्रधानमंत्री से जिसको उसने प्रोटोकॉल तोड़कर, परंपरा तोड़कर शपथ दिलाई थी प्रधानमंत्री पद की, अपनी पार्टी का नेता चुने जाने से पहले शपथ दिला दी थी। वही राजीव गांधी बात नहीं कर रहे थे ज्ञानी जैल सिंह से। दोनों के बीच में ये मतभेद बढ़ाने का काम राजीव गांधी के करीबी सलाहकारों ने किया और उनको हमेशा डराते रहे। अब ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये काम उन लोगों ने अपने किसी हित के लिए किया या राजीव गांधी को डरा कर रखने और उससे अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया। मकसद कुछ भी रहा हो, इससे नुकसान देश का हुआ और 2 बड़ी संस्थाओं, प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंची। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको मालूम है कि दिसंबर 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। तो परंपरा और नियम ये है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा भंग की जाती है, कैबिनेट प्रस्ताव पास करती है कि लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाए। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट के उस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति फिर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए चुनाव आयोग को लिखते हैं। राजीव गांधी वो पत्र लेकर ज्ञानी जैल सिंह के पास नहीं गए। वो पत्र भेज दिया गया, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नहीं गए। वो दिन शुरू हुआ और उसके बाद से जब तक ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे, दोनों के बीच में प्रोटोकॉल की जो मुलाकातें होती हैं वो दिन पर दिन कम होती गई। और चुनाव के बाद राष्ट्रपति के जो विदेशी दौरे हैं उनमें लगातार कटौती होने लगी। ये सब बातें ज्ञानी जैल सिंह को बहुत साल रही थी। उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो इस परिवार के प्रति, पार्टी के प्रति बड़े समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने इंदिरा गांधी का ऐसे समय में साथ दिया था जब वो सबसे ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रही थी और उन्होंने ऐसा इस बीच में कुछ भी नहीं किया था जिससे राजीव गांधी को लगे कि वो उनके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ एक काम, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया 1986 में, उसको उन्होंने रोक लिया था। उस बिल में प्रावधान, दोनों संसद के दोनों सदन उस बिल को पास कर चुके थे। उसमें था कि सरकार अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी समझे तो आपके किसी पत्र को देख सकती है, उसकी निगरानी कर सकती है, उसको खोल सकती है, उसको पढ़ सकती है।
इसको लोगों के व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों का जो मौलिक अधिकार है, उसके हनन के रूप में देखा गया। देश भर में इसके खिलाफ माहौल बना। राष्ट्रपति ने इसको लौटाया नहीं, सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिया। अशोक सेन और विद्याचरण शुक्ला जो कर रहे थे उसमें उनका साथ दे रहे थे इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक एस मुलगांवकर, अरुण शौरी, कुलदीप नैयर और भारतीय जनता पार्टी की नेता विजय राजे सिंधिया। ये पूरा ग्रुप मिलकर और उस समय एक अखबार समूह उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, मिलकर राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ अभियान कि इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बने रहना देश के हित में नहीं है, इसलिए उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। जब ये खबरें अखबारों में छपने लगीं तो ज्ञानी जैल सिंह ने तरलोचन सिंह को बुलाया और कहा कि ऐसा इम्प्रेशन दो, ऐसी ऐसी धारणा बनने दो कि मैं इन लोगों से सलाह ले रहा हूं। तरलोचन सिंह ने पूछा कि इसका फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे राजीव गांधी पर दबाव पड़ेगा और जो वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं वो तोड़ना बंद कर देंगे, मिलना जुलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका असर बल्कि और उल्टा हुआ, दोनों के संबंध और ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन इन लोगों की इस योजना और इस अभियान के दौरान ही 2 और नेता राष्ट्रपति से मिलने गए, भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों ने ज्ञानी जैल सिंह से कहा कि अगर आप ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट होगा, बहुत ही खराब परंपरा होगी, बहुत ही खतरनाक परंपरा होगी। और कहा कि आप इस तरह की परंपरा डालने के बारे में बिल्कुल न सोचें। ये सब सुनने के बाद और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने आर वेंकटरमन जो उपराष्ट्रपति थे उनसे सारी बातें बता दी। उनको बताया कि क्या चल रहा है, किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्या वास्तविकता है, ये सब उनको बता दिया। जब उनको बता दिया तो उसके बाद विद्याचरण शुक्ला ने आर वेंकटरमन से मुलाकात की। उनसे कहा कि अगर ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को बर्खास्त कर देते हैं तो हम आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनवाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि ये खबर राजीव गांधी तक पहुंची और राजीव गांधी ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आर वेंकटरमन को अगले राष्ट्रपति के रूप में उनके नाम की घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रपति पद के वो उम्मीदवार होंगे। इस बीच में एस मुलगांवकर का, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, बड़े सम्मानित जर्नलिस्ट थे, उनका एक पत्र जो है वो एक अंग्रेज़ी दैनिक में छपा जो एक ड्राफ्ट था कि राजीव गांधी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। कहा यह गया कि ये पत्र जो है ड्राफ्ट कराया था ज्ञानी जैल सिंह ने। राजीव गांधी का दोबारा फ़ोन आया तरलोचन सिंह के पास। उन्होंने पूछा कि क्या ये जो पत्र छपा है ये सही है। तरलोचन सिंह ने पता किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में एक कॉन्फिडेंशियल स्टेनोग्राफर होता है जो राष्ट्रपति का विश्वास पात्र होता है। इस तरह के पत्र जो है, गोपनीय पत्र, उससे टाइप कराए जाते हैं। कुलवंत सिंह थे जिनसे 70s के समय से, जब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब से इस तरह के पत्र वो टाइप करवाते थे, ड्राफ्ट करवाते थे। और ज्ञानी जैल सिंह, अंग्रेज़ी में उनका हाथ तंग था, तो इसलिए कुलवंत सिंह पर और ज़्यादा भरोसा करते थे ऐसे पत्रों के लिए। तरलोचन सिंह ने पता किया और उन्होंने कहा कि मैंने जो कॉन्फिडेंशियल स्टेनोग्राफर है उससे पता किया है, इस तरह का कोई पत्र टाइप नहीं हुआ है। इसी बीच में उसी अंग्रेज़ी दैनिक में एक और पत्र छपा। वो पत्र भी राजीव गांधी की सरकार को बर्खास्त करने के बारे में एक ड्राफ्ट लेटर था, जिसमें करेक्शन किया था एक पूर्व IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी ने, जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का सहायक रह चुका था। पता चला कि ये दोनों पत्र जो है वो सही नहीं थे। लेकिन आप देखिए कि र्यूमर मिल्स किस तरह से काम कर रही थी। किसी देश की राजनीति को अस्थिर किस तरह से किया जा सकता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण था। और लगातार इस तरह की अफवाहें चल रही थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। पूरे देश में एक अनिश्चितता का माहौल था।
राजीव गांधी जो लोकसभा के 412 सांसदों के नेता थे, उनको अपनी सरकार की स्थिरता को लेकर संदेह हो रहा था। उनको पता नहीं था कि किस दिन उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ऐसा कोई प्रस्ताव ज्ञानी जैल सिंह के सामने नहीं था। हालांकि कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता ऐसा चाहते थे। वो चाहते थे ज्ञानी जैल सिंह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कदम उठाएं, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा कभी किया नहीं, ऐसे किसी कदम पर विचार भी नहीं किया। लेकिन माहौल जो बना, वो माहौल बना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में अविश्वास के कारण, संवादहीनता के कारण। ज्ञानी जैल सिंह समझ रहे थे कि इसका नुकसान हो रहा है और इससे फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है, और जिन लोगों का फ़ायदा हो रहा है उनका उद्देश्य जो है देश का या सरकार का फ़ायदा करने का नहीं है। तो उन्होंने संदेश भिजवाया राजीव गांधी के पास। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, रिटायर होने से पहले प्रधानमंत्री आउटगोइंग राष्ट्रपति को रात्रि भोज पर बुलाएं। इससे दोनों के बीच में उस समय बातचीत होगी और आपस में जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। अब राजीव गांधी को किसने सलाह दिया ये मालूम नहीं, लेकिन राजीव गांधी इस सलाह को मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रात्रि भोज दिया। उसमें ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी की बात हुई, और दोनों की बातचीत के बाद, बातचीत में क्या हुआ ये तो कभी सामने आया नहीं, लेकिन उस बातचीत के बाद दो कदम उठाए गए। 2 कदम राजीव सरकार ने उठाए। पहला, के तिवारी जो केंद्रीय मंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ राष्ट्रपति रहते हुए उनके खिलाफ बड़े अपशब्द बोल चुके थे, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा कदम उठाया, सरकार ने एक नियम में परिवर्तन किया कि रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को दिल्ली में सरकारी आवास और स्टेनोग्राफर की और स्टाफ की सुविधा मिलेगी। उससे पहले राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद अपने पैतृक निवास या जहाँ भी उनका जो मूल निवास का प्रदेश था वहाँ चले जाते थे और अपने अपने मकान में, निजी मकान में या किराए के मकान में जैसे भी हो रहते थे। सरकारी आवास नहीं मिलता था तब तक। राजीव गांधी ने नियम बनाया कि रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को सरकारी आवास दिल्ली में मिलेगा और उसके अलावा स्टाफ की भी सुविधा मिलेगी। तो त्रिलोचन सिंह ने ज्ञानी जैल सिंह से पूछा कि आपने प्रोटोकॉल तोड़कर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। आप चाहते तो उस समय शपथ दिलाने से मना कर सकते थे, कह सकते थे कि जब तक कांग्रेस संसदीय दल के नेता नहीं चुने जाते तब तक मैं शपथ नहीं दिलाऊंगा। इतना सब कुछ करने के बाद और इंदिरा जी के बारे में आप जो कुछ बोलते रहते थे, उनके प्रति आपकी जो स्वामी भक्ति थी, जो आपका आदर भाव था, उसको देखते हुए आप दोनों के बीच संबंध खराब क्यों हुए? तो ज्ञानी जैल सिंह को शेरो शायरी का बड़ा शौक था। उन्होंने कहा कि जब खिज़ां थी तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो पूछते हो तुम्हारा काम क्या है। अब ये बड़ी गूढ़ बात थी। इसको अगर आपको समझना हो तो पंजाब की राजनीति को समझना पड़ेगा, भिंडरावाले के जन्म को समझना पड़ेगा। पंजाब की राजनीति में भिंडरावाले का जन्म कराने वाले, भिंडरावाले को राजनीतिक रूप से खड़ा करने वाले जो लोग थे उनमें ज्ञानी जैल सिंह प्रमुख थे, और ये सब उन्होंने इंदिरा जी के कहने पर किया। इसके बारे में एक वीडियो विस्तार में बनाऊंगा कि कैसे भिंडरावाले को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और क्यों खड़ा किया, उसका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हुई, क्या क्या किया गया था उसके लिए। तो ज्ञानी जैल सिंह को मालूम था कि उन्होंने क्या क्या किया है इंदिरा गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, किस तरह का त्याग किया है, किस तरह से अपनी राजनीति को बलिदान किया, ये सब उनको मालूम था। उनको तकलीफ़ इस बात की थी कि इंदिरा गांधी के सबसे बुरे दौर में और उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने काम किया, और उन्हीं का बेटा जिसको उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, उनसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने त्रिलोचन सिंह से इससे ज़्यादा कुछ कहा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसकी उम्मीद भी कम है कि शायद उन्होंने कहा होगा इससे ज़्यादा। लेकिन आप देखिए कि अफवाहों के कारण और संवादहीनता के कारण स्थिति क्या से क्या हो सकती है, और जो स्थिति उस समय बन गई थी मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय रोज़ सुबह का अखबार उठाकर हेडलाइन देखते थे कि सरकार बर्खास्त तो नहीं हो गई,
टेलीविज़न का दौर नहीं था, मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था। सबसे पहली खबर सुबह जो है या तो रेडियो से मिलती थी या अखबार से मिलती थी। रोज़ पूरा देश इंतज़ार करता था कि आज बर्खास्त हो जाएगी, आज खबर आएगी राजीव गांधी की सरकार ज्ञानी जैल सिंह ने बर्खास्त कर दी। जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ अफवाहें थी और कुछ लोगों का षड्यंत्र था। और राजीव गांधी के करीबी लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी कि इन अफवाहों पर भरोसा किया, विश्वास किया और उसके अनुसार राजीव गांधी को सलाह देते रहे। तो सलाहकारों से सावधान रहिए। सलाहकार अगर समझदार ना हो राजनीति में तो नेता का बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो राजीव गांधी के साथ हुआ उनके प्रधानमंत्रित्व काल में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।